गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एप्लीकेशन ऑफ इमेजनरीज टॉपिक को करेंगे। आधुनिक युग में सुदूर संवेदन और उससे उत्पादित जो इमेजेस हैं उनका प्रयोग वैज्ञानिक जगत में और हमारे दैनिक जीवन में बहुत बढ़ गया है। इमेजेस का उपयोग हम लैंड यूज में, लैंड कवर में, एग्रीकल्चर में, एनवायरनमेंट में, रिसोर्सेज की मैपिंग में बहुत जगह इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। आज हम लैंड कवर एंड लैंड यूज और कृषि के क्षेत्र में सुदूर संवेदन के उपयोग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लैंड कवर और लैंड यूज, इनमें एक बेसिक डिफरेंस है, भूमि आवरण और भूमि उपयोग। भूमि आवरण या लैंड कवर का अर्थ उस आवरण से है जिसके द्वारा भूमि ढकी हुई। इसमें वनस्पति, अर्बन एरियाज, वाटर बॉडीज और जो बैरन लैंड हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं। जिन जिन आइटमों से भूमि ढकी हुई है वो सब इसमें आते हैं। दूसरी तरफ जब लैंड यूज़ की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय है कि आपूर्ति हमारी भूमि किस चीज़ की कर रही है, जैसे कृषि की, वन्य जीवों की, रहने सहने के लिए, आश्रय के लिए और मनोरंजन के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो ये हो गया लैंड यूज। इसमें भूमि उपयोग से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें नगरों का विस्तार है, कृषि भूमि की लगातार हो रही कमी है और वन्य जीवों का सिकुड़ना है। आपको पता ही है कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, नगरों का विस्तार हो रहा है, तो उसमें कृषि भूमि की कमी हो रही है और इसी हिसाब से वन्य जीवों का जो क्षेत्र है वो भी सिकुड़ रहा है। तो हमें इस पर चर्चा करनी होगी। भूमि आवरण या भूमि उपयोग का अध्ययन एक बहुविषयक है जिसके साथ वन्य और वन्य प्राणी, मानव जगत, संसाधनों का संरक्षण संबंधी संस्थाएं तथा सरकारी तंत्र ये सभी शामिल हैं। इसमें भूमि के मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, प्लानिंग को देखना पड़ेगा, निरीक्षण करना पड़ेगा और विकास के मूल्यांकन, औद्योगिक विकास आदि की समीक्षा में हमें सहायता मिलेगी। भूमि उपयोग या भूमि आवरण के संदर्भ में रिमोट सेंसिंग और इसके इमेजेस के प्रयोग में निम्न बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। पहला है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध देखना है। बेसलाइन मैपिंग ऑफ फॉर जीआईएस इनपुट, जो जीआईएस है उसके लिए हमें एक आधार मानचित्र को तैयार करना है। अर्बन एक्सपेंशन को देखना है। आपको पता है कि धीरे धीरे अर्बन सेंटर्स का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक समय ऐसा था कि जब शहरी आबादी काफ़ी कम थी और अब ये लगभग 50% वर्ल्ड ओवर में पहुंच चुकी है। इसमें एनक्रोचमेंट को भी देखना पड़ेगा। जो स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे हो वो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली का, उसमें लैंड यूज पैटर्न दिखा रखा है। अर्बन रीजन भी दिखा रखा है, सराउंडिंग के भी दिखा रखे हैं रीजन्स जो हैं। इसमें सोनीपत वाला रीजन भी दिखा रखा है, दिल्ली का भी है, और उससे सराउंडिंग में नेशनल कैपिटल टेरिटरी का कितना बिल्डअप एरिया है, कितना एग्रीकल्चर है, कितना फॉरेस्ट के अंदर में है, कितना अदर वेजिटेशन है, वेस्ट लैंड वगैरह कितना है, रिज कहाँ पर है और वाटर बॉडीज कहाँ पर हैं। ये सब इसका डेटा कंपाइल करके ये इमेजनरी बनाई गई है। तो अर्बन एक्सपेंशन भी देखेंगे हम, नगरों का विस्तार भी देखेंगे
और एनक्रोचमेंट भी देखते हैं, क्योंकि आपको पता है नगरों में एनक्रोचमेंट की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो सरकारी भूमि होती है उस पर, या सामलात जो भूमि होती है खट्टी सामूहिक, उसके ऊपर बहुत एनक्रोचमेंट रहते हैं। संसाधनों का उपयोग, सड़कों, पुलों, जलीय भागों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा इमेजेस पर कि रोड, ब्रिज और वाटर बॉडीज कहाँ पर है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोटेक्शन, किस तरह से वन्य जीव के आश्रयों का संरक्षण हो, और इसके साथ ही जो नुकसान वाले आइटम हैं, जो डैमेज वाले हैं, जैसे चक्रवात है, बाढ़ है, भूकंप है, या फायर कहीं हो जाती है, तो इन सब को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। लीगल बाउंड्रीज फॉर टैक्स एंड प्रॉपर्टी इवेल्युएशन, भाई कौन कौन सी मूल्यांकन के लिए सीमाएं कौन सी हैं। सबसे पहले भूमि उपयोग में परिवर्तन को लेंगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है, नगर का सौ प्रसार बढ़ता जाता है, नगर का इलाका बढ़ता जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये नगरीकरण, औद्योगिकरण और परिवहन में विस्तार का सूचक है। नगर बढ़े इसका मतलब नगरीकरण बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा और ट्रांसपोर्ट बढ़ा। इसमें एनवायरनमेंट पर और इकोलॉजी पर बहुत गलत असर पड़ता है। तो नगरीय क्षेत्र कृषि संबंधी उपजाऊ भूमि पर न फैल जाएं और कृषि संबंधी क्रियाएं उपयुक्त स्थान पर ही होती रहें, इसको हमने नोट डाउन करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि भूमि के ग्रामीण उपयोग से नगरीय उपयोग में परिवर्तन के अध्ययन के लिए निम्न पॉइंट से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। आपको पता ही है, यदि फर्टाइल भूमि पर अर्बन स्पेस आ जाएगा, यदि नगरीय क्षेत्र फर्टाइल भूमि पर आ गए, तो फिर खेती बाड़ी कैसे होगी। खेती बाड़ी तो के लिए तो उपजाऊ भूमि चाहिए। अर्बन रीजन तो दूसरे कम उपजाऊ इलाके में भी फैल सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट है, हाई रेजोल्यूशन की क्षमता वाले सेंसर होने चाहिए जिससे जानकारी कंप्लीट हो। दूसरा है, हाई स्पेक्ट्रल ऑप्टिकल डेटा हमारे पास होने चाहिए जिसकी सहायता से भूमि उपयोग में जो चेंज आए हैं उनको डिफरेंशिएट किया जाए। एग्रीकल्चर से चेंज होकर भूमि उपयोग अर्बन यूज़ में आ गया, रेजिडेंशियल में आ गया, इंडस्ट्रियल में आ गया, ट्रांसपोर्ट में आ गया, किसी भी फॉर्म में आ गया, लेकिन एग्रीकल्चर में नहीं रहा। भूमि उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो विजिबल बैंड है, जो जिसको दृश्य बैंड कहते हैं, जिसमें हम भी देख सकते हैं, और जो इंफ्रारेड है, ये दोनों बड़े काम के हैं। इवन रेडार वाला जो संवेदन है वो भी इसमें उपयोगी होगा, क्योंकि इस इमेज में भवनों जैसी मानव निर्मित आकृतियाँ साफ दिखाई देती हैं। तो नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इन विधियों का इस्तेमाल करेंगे। इसमें खास बात ये है, उपग्रहों द्वारा विभिन्न समय में टाइम के हिसाब से अवधि में जो इमेज तैयार किए जाएंगे और भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र तैयार किए जाएंगे। कहने का मतलब टाइम पीरियड इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब एग्रीकल्चर की बात आती है, तो कृषि भूमि की बात आती है, उसके प्रसार की बात आती है, तो टाइम पीरियड बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन इमेज को प्राप्त करने का अनुकूलतम समय कौन सा, जो भूमि उपयोग से संबंधित जो इमेजनरी है उसका सबसे ऑप्टिमम टाइम कौन सा हो। नगरीय मानचित्रण के लिए अक्टूबर से फरवरी तथा बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए अप्रैल मई एवं अगस्त सितंबर बहुत ही उपयुक्त समय है। नगरीय सौ प्रसार को हमने देखना है, योजना बनानी है, तो इसके सिस्टमेटिक अध्ययन के लिए 3 से 5 वर्ष के अंतराल पर शीत ऋतु में उपग्रह द्वारा इमेज प्राप्त करना अनिवार्य है। कहने का मतलब ये है कि एक टाइम की से बात नहीं बनेगी हमारी, हमें 3 से 5 वर्ष के अंतराल पर हमारे पास डेटा होने चाहिए ताकि हम पूरी योजना को क्रियान्वित कर सकें। विभिन्न अंतराल पर प्राप्त किए गए जो इमेजेस हैं उससे बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं और थीमेटिक मानचित्रों की रचना की जा सकती
अगला पॉइंट है, इसमें लैंड कवर की मैपिंग करनी पड़ेगी। भूमि आवरण मानचित्र से भूमि के संसाधनों के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसमें रिमोट सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उपग्रहों से हमें बिल्कुल परफेक्ट निश्चित कालांतर पर इमेज प्राप्त होते रहते हैं। जैसे ही उपग्रह का चक्कर लगेगा दोबारा से उस सारे क्षेत्र की इमेज हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें यूँ देखना पड़ेगा फसलों के प्रकार कैसे हैं, हिमाच्छादन बायोम्स जैसे टुंड्रा एक बायोम प्रदेश है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन एक बायोम है, कोई भी बंजर भूमि एक बायोम है, कोई मरुस्थलीय सेमी एरिड रीजन एक बायोम है। भूमि प्रबंधन तथा भू संसाधनों के मूल्यांकन के लिए रीजनल लेवल पर मानचित्र बनाने पड़ेंगे। इसमें जलवायु परिवर्तन का निरीक्षण भी किया जा सकता है। बायोम के मानचित्रण से वनस्पति के आवरण का जानकारी हमें मिल जाएगी रीजनल लेवल के ऊपर। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर अंडरलाइन करो, जो सैटेलाइट से डेटा प्राप्त होते हैं 1:25,000 मापनी पर भूमि आवरण और भूमि उपयोग के मानचित्र बनाए गए। लैंड कवर और लैंड यूज के मानचित्र 1:25,000 के स्केल पर बढ़ाए गए हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से। अब वेस्टलैंड का जिक्र आता है, जो इलाके उपजाऊ नहीं रहे, उपयोगी नहीं रहे, भूमि के अनुचित प्रबंधन के कारण से, मिसमैनेजमेंट, या ज़्यादा सिंचाई कर दी, या जो ड्रेनेज है उसकी कमी है, सारे पानी फैल जाता है, या रासायनिक खादों का अधिक उपयोग कर दिया। इससे क्या हुआ, वहाँ लवणता होगी, ज़्यादा पानी हो गया और इस तरह की समस्याएं पैदा होगी, पानी खड़ा रहता है लगातार, तो ये व्यर्थ हो गया, ये इलाका बंजर भूमि में परिवर्तित हो गया। अब इसमें सुधार करना है, वन रोपण करना है, उद्योग लगाने हैं, आधारभूत ढांचे को विकास करना, और कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैपिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए मानसून से पहले, आपको पता ही है हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में मानसून आता है, उस समय सारे बादल छाए रहते हैं, तो इमेजनरी ठीक नहीं आएगी। ऐसे ही शीत ऋतु में भी कई बार धुंध वगैरह रहती है, तो उससे पहले इमेजेस की आवश्यकता पड़ेगी। भारत के सभी भागों के लिए 1:10 लाख स्केल पर बंजर भूमि के मानचित्र तैयार किए गए हैं। विभिन्न चरणों में लिस्ट 2 के आंकड़ों पर आधारित 1:1.5 लाख मापनी पर भी बंजर भूमि के मानचित्र तैयार किए गए हैं। इस समय हमने 13 प्रकार की बंजर भूमियों की पहचान की है और पूरे देश का जो टोटल लैंड है उसके 16% भाग पर, ये एक बड़ा फिगर है, इलाका ऐसा है जो बिल्कुल बंजर हो चुका है। लैंड यूज और लैंड कवर के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आज हम डिस्कस करेंगे वो है एग्रीकल्चर। आपको पता ही है ये मुख्य धंधा है हमारा, खास तौर से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। भोजन तो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, किसानों को जागरूक किया जा रहा है, तो उससे लाभ मिलेगा। जैसे आप देख रहे हो उड़ीसा में तूफान आया, 10 लाख लोगों को रिहेबिलिट कर दिया। पहले ही जानकारी मिल गई, पहले हमें जानकारी मिलती थी 1.5 दिन पहले, 3 दिन पहले, अब हमने 5 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया स्टेट्स को, तो 5 दिन में 10-12 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। अब मैं आज देख रहा था, मेरे ख्याल से 3-4 लोग ऐसे हैं जो उड़ीसा में मारे गए हैं इस तूफान के दौरान। वो इसी बात की मेहरबानी है कि सरकार ने 10-12 लाख लोगों को शिफ्ट कर दिया। वो फाइनेंशियल लॉस तो होगा और चीज़ों का नुकसान तो होगा, लेकिन पब्लिक तो बच जाएगी। तो इस टेक्नोलॉजी का बड़ा कमाल है। इससे किसानों को फसल की सेहत के बारे में पता चलेगा, फसल में जो बीमारियां लगी हैं उसका पता चलेगा, उपज कितनी है इसका पता चलेगा, मिट्टी की अवस्था कैसी है इस संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होगी। इसके निम्न मुख्य बिंदु हैं
क्रॉप टाइप क्लासिफिकेशन करेंगे। जो डायग्राम हमने प्राप्त किए उससे क्रॉप्स कौन कौन सी क्रॉप्स लगी हुई हैं, इसमें क्रॉप्स की कंडीशन का असेसमेंट किया जाएगा, उपज का अनुमान लगाएंगे। मैपिंग ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, मिट्टी के लक्षणों का मानचित्र बनेगा। मैपिंग ऑफ सॉइल मैनेजमेंट, मृदा प्रबंधन का मानचित्र होगा। और फार्म प्रैक्टिसेस, कौन कौन सी किसान फार्म की प्रैक्टिस करता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैप पंजाब का है, ड्यूरिंग खरीफ सीजन का मैप है, ये मानचित्र है। अलग अलग ईयर्स का मानचित्र है, मंथ का मानचित्र देखो 2021 का, ये मई से लेकर नवंबर के महीने तक के मानचित्र हैं। नवंबर के भी 3 हैं, ऐसे ही मई का 1, जून के 3 हैं। तो देखो समय का जो एस्पेक्ट मैं बता रहा था, किस तरह से कलर में चेंज आ रहा है, ये वेजिटेशन की मेहरबानी के कारण से है। किसी समय फसलें कंप्लीट लेवल पर होती हैं, किसी समय फसलें काट ली जाती हैं, तो उससे सारा चेंज आ गया। तो सबसे पहले है कृषि भूमि की फोरकास्टिंग। आपको पता ही है कि भारत जैसे जो ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं, कृषि प्रधान देश हैं, इसमें तो ये बड़ी अहम बात है कि भाई पूर्वानुमान लगाए जाए, क्योंकि यदि फसल फेल होगी तो उसका बड़ा नुकसान होने वाला है। अब फसल फेल होगी तो हमें खाद्य भंडारण को भी देखना पड़ेगा, और इससे भी बात नहीं बनेगी, हमें बाहर से भी मंगाना पड़ेगा। जब बाहर से हम मंगाएंगे तो पहले से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और अपने खाद्य भंडारों को सुनिश्चित करना पड़ेगा, न्यूनतम मूल्य तय करना पड़ेगा। तो इसके लिए सारी दुनिया में प्रयोग हुए हैं लार्ज एरिया क्रॉप इन्वेंट्री एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग का उद्देश्य है लैंडसेट से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ऐसी व्यवस्था पैदा करना जिससे गेहूं के उत्पादन की भविष्यवाणी संभव हो सके। आपको पता है गेहूं सबसे बड़ी उपज है जो सारी दुनिया में बोई जाती है और सारी दुनिया में खाई जाती है। और जो विकसित देश हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, कनाडा, ये बड़े उत्पादक हैं। तो लैंडसेट से यूएसए ने ये किया कि गेहूं के उत्पादन की भविष्यवाणी संभव हो सके। प्रेरीज घास के मैदान में वहाँ बड़े पैमाने पर गेहूं होता है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन ने भी मार्स परियोजना शुरू की, जिसको काफ़ी सफलता मिली। अब फिर भारत ने भी कैप की परियोजना शुरू की। इसका उद्देश्य है, अंडरलाइन कीजिए प्लीज, चावल, गेहूं, मूंगफली, सरसों और कपास जो इम्पोर्टेंट फसलें हैं, उनके संदर्भ में कटाई से पहले उत्पादन का अनुमान लग जाए। आपको पता ही है, जब उत्पादन का हमें पहले अनुमान लग जाएगा तो पहले हम अपनी प्लानिंग बना सकेंगे। पहले इस कार्य के लिए लैंडसेट, IRS, लिस्ट वाले 1, 2, 3 वाइब्स, इन सेंसर का इस्तेमाल किया था। अब सार्क के द्वारा आंकड़ों का सफल प्रयोग होना किया जाता है। अब प्रोडक्ट इसका कैसे पूर्वानुमान लगाएं, प्रेडिक्शन कैसे करें, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये होना चाहिए कि कितने बड़े इलाके में गेहूं को बोया गया है। पहले तो यही डेटा होना चाहिए। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि फसल की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है, कितने हेक्टेयर पर गेहूं बोया गया है और कितने हेक्टेयर उपज है होगी प्रति हेक्टेयर अनुमान के आधार पर। इससे रिमोट सेंसिंग द्वारा हम आसानी से पहले से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कृषि उपज का फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कितना होगा। इवन बाहर के देश ये चाहते हैं कि भारत और चीन जैसे ज़्यादा जनसंख्या वाले देशों की कितनी फसल होगी इसका फोरकास्टिंग कर लें। जब उनको यूँ लगेगा कि हमारे यहाँ फसल उत्पादन कम होने वाला है, तो पक्की बात है हम इंटरनेशनल मार्केट से परचेज करेंगे, तो वो पहले ही रेट बढ़ा देंगे। तो वो अपना लाभ देखते हैं और हम अपना देखेंगे कि भाई यदि फसल कमज़ोर हो रही है तो पहले ही अपने एग्रीमेंट कर लिए जाएं बड़े एक्सपोर्टर देशों से। अब जो ये पंजाब के मैप का जो जिक्र कर रहा था मैं, इसमें खरीफ के सीज़न का फ़ोटो है। ये सारा खरीफ का सीज़न जिसमें
चावल, जवार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास का रीजन है ये। आपको पता ही है कि राइस बड़ा इम्पोर्टेंट है पंजाब में। ये पंजाब में असल में 83% बहुत बड़े इलाके पर फसलें होती हैं, काफ़ी बड़ा रीजन उपजाऊ है। इसमें आप देख रहे हो कि डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, येलो कलर दिखाई दे रहा है। ये दोनों जो डार्क ग्रीन और येलो कलर जो दिखाई दे रहे हैं, ये कम वनस्पति को दर्शाते हैं। और जो डार्क रेड कलर दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर पंजाब के मैप में, वो क्या दिखाते हैं? हेल्दी वेजिटेशन को दिखाते हैं कि इस समय वेजिटेशन बहुत ही साफ है, बहुत ही साफ सुथरी वेजिटेशन है इस समय। तो कहने का मतलब ये है कि ये 15 मई के बाद खरीफ का सीजन चालू होता है और यो मिड नवंबर तक चलता है। उस सारे का यो तकरीबन यूँ समझ लो हर 10-15 दिन के बाद पंजाब का रिमोट सेंसिंग का डेटा है। कितनी शानदार जानकारी हमें इसके द्वारा मिलती है, ये इस शॉट से पता चलता है, इस स्क्रीन से पता चलता है। क्रॉप टाइप मैपिंग फसलों की पहचान करने के लिए और उनका मानचित्र बनाने के कई महत्वपूर्ण कारण हैं। इससे खाद्यान्नों की आपूर्ति का पता चलेगा, फोरकास्टिंग होगी। पहले मैप बना लिए कितने इलाके में क्रॉप है, फसल उत्पादन संबंधी आंकड़े प्राप्त करने में आसानी होगी, क्रॉप रोटेशन का पता चलेगा, मिट्टी की उत्पादक क्षमता के मानचित्र बनेंगे, क्रॉप स्ट्रेस को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान होगी और आंधी, तूफान और सूखे से जो नुकसान होगा उसके बारे में हम अनुमान लगा लेंगे। कई बार सरकार को पेमेंट भी करनी पड़ती है, तो उस सारे काम में भी बहुत आसानी होगी, मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी। किसी खेत का स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन से, किसी भी खेत से जो रिफ्लेक्शन आएगा उससे फसलों की वृद्धि, उसकी स्टेज, किस स्टेज में खेत है और कैसी फसल की सेहत है, उस सारी चीज़ों की हमें जानकारी मिलेगी। ये मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर से मापा और मॉनिटर किया जा सकता है। रडार से फसलों की संरचना, अलाइनमेंट, उनमें आर्द्रता के प्रति कितनी संवेदनशील हैं, इसका पता चलेगा। इन दोनों स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को एकत्रित करने से फसलों का वर्गीकरण कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉप मॉनिटरिंग एंड डैमेज असेसमेंट। फसलों की सेहत और उसमें बीमारियों का हमें जल्दी पता चलना चाहिए ताकि उनको नुकसान को एसेस किया जा सके टाइम से। इन्हीं तत्वों पर उत्पादन निर्भर करता है। फसलों में आर्द्रता की कमी, कीड़े, फंगस, खरपतवार से किसानों को तुरंत सूचना यदि मिल जाए तो वो टाइम से एक्शन ले सकते हैं और इसमें बड़ी कुशलता की ज़रूरत है। किसानों को वांछित सूचना हम रिमोट सेंसिंग के द्वारा विद इन 2 days दे सकते हैं। किसान के खेत के सभी भागों में भी फसल एक जैसी नहीं होती। कई जगह मिट्टी की पोषण क्षमता कम होती है, कई जगह ज़्यादा होती है, उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। कुछ संवेदक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग से बाहर इंफ्रारेड में भी देखे जा सकते हैं। फसलों की सेहत, उनका स्ट्रेस और उनकी क्षति के संदर्भ में ये काफ़ी संवेदनशील होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति आने से इसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट। कल हम दूसरे पॉइंट्स की